પેલી સેકન્ડ ચાલુ થઈ કે નહીં જોઈ લેજે હું થઈ ગયું હા કાંઈ એડિટ થઈ જશે એનો કોઈ પ્રશ્ન નથી આ પાછું કેટલી જફા અત્યારે તો આ બધું અંદર આવી જશે આ જફા કેટલી મુશ્કેલી કેટલી મારે આ બધું મારે અહીંયા જતા જતા કોમ્પ્રેસ કરવાનું કોમ્પ્રેસ કર્યા પછી ડ્રાઈવ પર અપલોડ કરવાનું એ અપલોડ કર્યા પછી મારું સર ત્યાં આગળ છે એ બધું ડાઉનલોડ કરે ત્યાંથી પાછું એને એડિટ કરે અને પાછું મૂકાય એટલે પ્રક્રિયા બહુ સહેલી નથી ओके लेट मी स्टार्ट फॉर टुडे सो बच्चों लास्ट हम लोगों ने 14.6 इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट किया था उसके बाद में लॉजिक गेट भी कंप्लीट कर लिया है 4 टाइप्स के 5 लॉजिक गेट थे हमारे पास एक था एंड गेट दूसरा था और गेट तीसरा नॉट गेट चौथा था NOR गेट एंड फिफ्थ था NAND गेट राइट उसके बाद में एक्सरसाइज के 8 या 7 सम्स भी हम लोगों ने क्लियरली सॉल्व कर दिए now remaining illustration that we start right first of all example number 14.7 so ये 14.7 question में है क्या so just read the question why are silicon and gallium arsenide are preferred material for solar cells solar cell बनाने के लिए सिलिकॉन यूज करते हैं या गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं ऐसा क्यों अगर आपको इसका आंसर देना है तो आपको थियोरी में जाना पड़ेगा थियोरी में 5 कैरेक्टरिस्टिक समझाइए आपको इन द केस ऑफ सोलर सेल के कौन से मटेरियल को चूज करना चाहिए उसके लिए बताइए नंबर 1 द एब्सॉर्प्शन ऑफ द मटेरियल इज हायर मतलब लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का पावर उसका हायर होना चाहिए नंबर 2 इट्स कंडक्टिविटी इज मोर मतलब वो एब्सॉर्ब तो कर लिया उसके बाद में हॉल इलेक्ट्रॉन पेयर भी जनरेट हो गई लेकिन उसको बाहर भी निकालना चाहिए ना तो वैसी कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए देन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है उसकी एनर्जी गैप ईजी वो रेंज में होनी चाहिए जो रेंज में सोलर रेडिएशन जो आ रहा है उसमें से मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटॉन्स मिलने चाहिए ये सबसे थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर सो सोलर एनर्जी में से जो रेडिएशन मिल रहा है उसमें से मैक्सिमम जो उसकी इंटेंसिटी है फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा हूं उसकी इंटेंसिटी है वो वाले रेडिएशन की रेंज में अगर उसका एनर्जी गैप आ जाता है तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरी दो बात तो आपको मालूम है नंबर 1 दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट फैक्टर बहुत कम होनी चाहिए एंड तीसरा था इजीली अवेलेबल भी हो जाना चाहिए सो these are the characteristics related to the material which are using in the case of the solar cell so in that one third जो मैंने बताया this is very most important in this case so there is one graph which is given to you on the y axis that is the intensity लिखा है देखो solar irradiations बराबर इंटेंसिटीज मतलब सनलाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी रिलेटिव इंटेंसिटी बोल सकते हो उसको और नीचे जो दिया है वो क्या है h न्यू कौन से यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसका ग्राफ अगर आप चेक करोगे तो आपको ऐसा मिल रहा है लाइक दिस at this level at this energy its intensity is maximum यहां पर उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है तो वो लाइट की एनर्जी कितनी है सो लाइट की एनर्जी है अराउंड 1.5 ये ईवी में है और ये जो है उसके लिए इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है तो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए सो टारगेट ये रहना चाहिए कि जिस मटेरियल के लिए एनर्जी गैप ये रेंज वाली मिले तो हमको उसका रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन इट कोई बोलेगा सर मैं यहां वाली कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन यहां पे हो रहा है तो मैं लूं तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन फोटॉन्स के नंबर यहां पर कम है देख लो अगर यहां से चूज किया तो भी चलेगा लेकिन फोटॉन्स के नंबर कम है राइट जितने फोटॉन्स के नंबर कम उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना भी कम
जितने कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यू आर नॉट गेटिंग द हायर वैल्यू ऑफ करंट। दैट्स इट। सो दिस इज द बेसिक थिंग। अभी आपने ये बेसिक क्राइटेरिया समझ लिया, लॉजिक समझ लिया, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी वैल्यू के साथ में क्या होता है वो जस्ट समझ लो, आपका काम होगा। राइट? सो देखते हैं। The maxima is near 1.5 eV मिल रहा है, यहां पर ग्राफ में देखना है आपको। For the photo excitation, H nu is greater than Eg, मतलब इंसिडेंट एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे? एनर्जी गैप से। Then after hence, the semiconductor with the band gap 1.5 eV or lower is likely to give better solar conversion efficiency. Silicon has energy gap approximately 1.1 eV, right? While for gallium arsenide it is 1.53 eV. मतलब देख सकते हो एग्जैक्ट अराउंड में नीचे मतलब मिल रहा है आपको, तो वो मटेरियल चूज करना सबसे अच्छा रहता है। Then after, okay, in fact, gallium arsenide is better in spite of higher band gap than silicon because of this relatively higher absorption coefficient. If we choose materials like cadmium sulfide or cadmium selenide, cadmium sulfide and cadmium selenide का absorption ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो Eg is 2.4, अभी 2.4 यहां पे आएगा। If 2.4 is here, then numbers of photons are less. So here 2.4. We can use only high energy component of the solar energy for photo conversion, and a significant part of energy will be of no use. Right? ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ तक का आंसर लिख दो, कोई बात नहीं। नीचे और कुछ समझाया which satisfy the condition. Sorry, the question arises why we do not use the material like lead sulfide PBS Eg. तो एनर्जी गैप इज 0.4 eV। 0.4 eV मतलब देख लो बहुत कम में आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिर से 0.4, तो यहां पर नंबर्स ऑफ फोटोन बहुत कम है। राइट? हमको तो यूज ऐसे करना है कि नंबर्स ऑफ फोटॉन्स मैक्सिमम मिल सके। तो उसके आंसर के लिए which satisfy the condition H nu greater than is E for new maxima corresponding to the solar radiation spectra. If we do so, most of the solar radiation will be absorbed on the top layer of the solar cell. Solar cell बनाया था तो आपको मालूम था कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था? So we are taking this one as the P type of silicon, याद है तो? राइट? ये पी सिलिकॉन था। अभी ये पी सिलिकॉन के ऊपर से कोटिंग करना है, सॉरी नॉट कोटिंग, इंप्योरिटीज डालनी है, और ये इंप्योरिटीज डाल के यहां पर और एक लेयर बनाया जाता है एन टाइप ऑफ सिलिकॉन। राइट? अभी ज्यादा एनर्जी होती है तो यही एब्सॉर्ब कर लेता है, किसके केस में? पीबीएस। और जाना कहां तक चाहिए? ये दोनों के बीच में है ना ये जंक्शन, वहां पर जाना चाहिए। अगर इंसिडेंट लाइट यहां पर पहुंचती है तो ही ऑल इलेक्ट्रॉन पैर जनरेट करता है, एंड तो ही हमको यहां पर मोर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यहां पर मोर होल्स मिलते हैं, एंड इट विल वर्क एज द सोर्स ऑफ द ईएमएफ। राइट? तो जो अंदर समझा है वो क्या है? सो एब्जॉर्ब ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सोलर सन एंड विल नॉट रीच इन और नियर द डिप्लेशन रीजन। आई बात समझ में? Here there is a depletion region, ये जो छोटी वाली पार्ट है यहाँ पर, this is the depletion region in whole this diode, right? Next, उसके बाद में for effective electron hole separation due to the junction field, we want the photo generation to occur in the junction region only. मतलब यहाँ पर ही होना चाहिए, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकता है। एक टर्मिनल प्लस बने, सॉरी ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, और यहां पर हमको आउटपुट मिल सकता है। करेक्ट? सो ये हो गया हमारे लिए इलस्ट्रेशन नंबर 14.7। नाउ 14.8 की बात करें।
See the 14.8. Justify the output waveform y of the OR gate for the following inputs A and B given in figure number 14.30. Right? तो क्वेश्चन में आपको टाइम ड्यूरेशन के साथ में कैसे वेरी होता है इनपुट्स वो बताया। तो मैं अगर वो ड्रॉ करूं तो यहां पर सबसे पहले ये होगा T1, देन उसके साथ में थोड़ी सी गैप में यहां पर हमको मिल रहा है ये T2, देन उसके बाद में यहां पर मिल रहा है T3, देन आफ्टर हियर दैट इज T4। ये थोड़ा नीचे आपको बताया, जरूरी नहीं कि नीचे दिखाओ इसको, यहां पर T5 एंड फाइनली देयर इज T6। राइट? अभी इनपुट ए कैसा है सो देख सकते हो यहां पर, दिस इज द इनपुट एंड दिस इनपुट इज ए। तो होगा क्या यहां पर इनपुट के लिए? तो सबसे पहले ए स्टार्ट होता है यहां से, सो लोअर है देख लो, और उसके बाद में 1 यहां पर आपको थोड़ा ऊपर मिल रहा है लाइक दिस, राइट? फिर 1 फिर 1, राइट? देन यहां पर फिर से लोअर, देन फिर से अपर साइड, देन यहां पर आपको मिल रहा है 3। You know very well in the case of binary system there are only 2 inputs. Number 1 is 0 and number 2 is 1. सिर्फ 2 inputs हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। 0 का मतलब 0 वोल्ट, 1 का मतलब 5 वोल्ट, 0 का मतलब ऑफ सिचुएशन एंड 1 का मतलब ऑन सिचुएशन, on off. So you can say here it is 0, then it is 1 1 0 0 1 and 0. So these are the input. This one is the input A. Now the input B. Input is B. So in that case it is again 0. See, and second one is also 0. Then after 2 with the 1. Right? Okay. Then after again 0 and 0. And then after that is 1. कौन से गेट के लिए बात की है आपको? See the question. It is in the case of OR gate. Right? आपके दिमाग में OR गेट का बुलियन इक्वेशन आ जाना चाहिए। So OR गेट का बुलियन इक्वेशन लिखो तो ऐसा हो सकता है for the OR gate y equals to a you know y is equal to a और b, ये तो बोलने के लिए था, लिखने वाली बात है तो यहां पर बोलना नहीं है, लिखना है, राइट? नाउ इफ 1 or all the inputs are 1, if any one input or all the inputs are 1, then the output is 1. फिर से एक बार, if one input or all the inputs are 1, then the output is 1. तो ये इनपुट 0 होगा और बाकी सब भी 0 होते हैं, तभी आउटपुट 0 है, बाकी सब में आउटपुट 1 मिलेगा। सो यहां पर आप लिख सकते हो आउटपुट एंड इट इज 1। सो हियर इट इज 0 एंड 0, तो अभी आपको 0 मिलेगा। 0 एंड 1 1, 1 एंड 1 1 and 0 0 and 0 0 and 1 1 and 0, that's it. You can say that 0 1 1 1 1 sorry 0 1 and 1। चेक करना है आपको, ऐसा बोला है, चेक इट। तो आपको जो आंसर में दिया है वो चेक कर लो कि T1 से पहले 0, सो यस, उसके बाद में T1 to T2 T2 to T3 वहां तक T4 तक 1 है, देख लो, राइट? उसके बाद में T4 to T5 0 है, सही है, और उसके बाद में 2 1 और है। क्लियर? ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? कोई तकलीफ? और ये जो डिस्क्रिप्शन यहां पे लिख के दिया है वो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बोल के समझा दिया, देखो अंदर से रीड करके समझा। एज T is less than T1, मतलब T1 से कम है वैल्यू, तो T1 से कम में AB 0
B भी 0, so output is 0. So देखो लिखा है A is equal to 0, B is equal to 0, so output is 0. दूसरा लिखा है T1 to T2. So T1 to T2, A input is 1, B is 0, so output is 1. ऐसा सब में लिख के दिया है. आपको बकायदा ये भी लिखना है, होमवर्क में लिख रहे हो था, राइट? कंप्लीट जैसा अंदर दिया है वैसा का वैसा रखो, क्योंकि लिखने के मार्क्स मिलते हैं, राइट? रीड करने के मार्क्स नहीं मिलते आपको. आपने बोल दिया सर हमने रीड कर लिया ये, तो नहीं मिलेगा. कंपलसरी आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ता है, ये वाला जैसे यहां पर बताया है वैसा, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक. अगर आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, अगर आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो भी बना सकते हो कि देखो ये इनपुट ए, ये इनपुट बी एंड आउटपुट वाई. चेक करो 0 0, तो यहां पे 0 0 और गेट है तो 0. देन यहां पर 1 एंड 0 तो 1, यहां पर 1 एंड 1 1, यहां पर 0 एंड 1, यहां पर 0 0, यहां पर 1 एंड 0 और 0 एंड 1. हो गई बात वो भी कि ग्रुप टेबल भी आपने समझ लिया. क्लियर? द नेक्स्ट वन दैट इज 14.9 नंबर. देखो क्या है क्वेश्चन में, take A and B input waveforms similar to that in the example number 14.8. मतलब अगले वाले क्वेश्चन में जो दो इनपुट थे वही ले लो. Sketch the output waveform obtained in the case of AND gate, right? तो सबसे पहले यहां पर मुझे और नहीं चाहिए, क्या चाहिए? AND चाहिए. So I write AND gate. अभी AND gate हो गया तो यहां पर हो जाएगा डॉट, मतलब A and B, करेक्ट? क्या डिफरेंस आएगा? तो यहां पर कुछ ना कुछ चेंज मिल सकता है, राइट? ओके. अभी क्या हो सकता है इसके लिए? तो ये आउटपुट निकालना पड़ेगा मुझे. किसका आउटपुट डालना है अभी हमको? एंड गेट के साथ. ओके. लास्ट जो मैंने बोला था वही मैं बोल रहा हूं. लास्ट जो मैंने बोला वही मैं बोल रहा हूं. क्या? इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, then only the output is 1. If anyone or all the inputs are 0, then output is 0. कोई एक या सभी 0 होते हैं तो आउटपुट 0 हो जाएगा. तो यहां पर 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0. Right? So this is your output. If you want to write here, so it is 0 0. सिर्फ ये खाली आपको 1 देगा, बाकी देख सकते हो सभी 0 मिलेगा. 0 0. This one is only 1 and remaining are zeros. हो गई बात? The next one is 14.10. Sketch the output form. NA and D gate having inputs A and B given below. आपको वहां पे नहीं दिए, पिछले वाले जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर, दैट इज ऑन पेज नंबर 494 टेक्स्ट बुक के अंदर, वो पेज के ऊपर आपको दिए. द टाइम पेरिफेरी इज नॉट अ डिफरेंट वन इन दिस केस. ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास 14.10, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर टाइम देखो, यहां पर जो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है वैसा नहीं है. देखो अंदर कैसा है, सेम. नाउ क्या करना है अभी हमको? सबसे पहले टाइम के लिए T1,
T2, T3, T4, T5, T6 से तक ये यस T6 नीचे दिया है आपको इसमें टाइम यहां पे लिख के दिया है मैंने ऊपर लिख दिया है देन आफ्टर बच्चों NAND गेट लिखा है मतलब क्या होगा सो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा A डॉट B और उसके ऊपर रहेगा बाहर मतलब आपको सोचना है आउटपुट एंड का और जो आंसर आए उसके साथ में ऊपर डाल दो क्लियर तो अभी होगा क्या यहां पर सब इनपुट्स चेक कर लेते सो A 1 है देन आफ्टर यहां से 0 एंड 0 राइट देन आफ्टर यहां पर 1 1 देन आफ्टर यहां पर 0 एंड 0 so it is 1 0 0 1 1 0 and 0 next यहां पर it is 1 then 0 1 0 1 0 1 right like this okay लास्ट में दोनों 1 है तो यहां पर ये निकालना पड़ेगा it is like this last 2 है ना वो आउटपुट है ओके तो बराबर था ऐसा ना ओके सो नाउ इट इज 1 0 1 ओके मैं चेक कर लेता हूं सो इट इज 1 B इनपुट 1 देन इट इज 0 1 0 1 0 एंड 1 मेरी पास टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर ऐसा है सही है यार देखो तो सही हाँ रेफरेंस बुक में अलग है मतलब हमको फॉलो करना है टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक से बनती है तो शायद उसमें कुछ गलत प्रिंटिंग हो सकती है वी हैव टू करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बुक राइट ओके नाउ क्यों गलत है क्यों करेक्ट किया है वो भी समझ लो पहले यहां पे देख लो ना अभी मुझे क्या चाहिए सबसे पहले A एंड B डॉट वाला चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसका बाहर करके मुझे आंसर देना है एंड गेट में पता है आपको इफ एनी वन इफ ऑल द इनपुट्स आर 1 देन एंड देन द आउटपुट इज 1 सब इनपुट 1 होने चाहिए तभी जाके आपको आउटपुट 1 मिल सकता है सो हियर 1 एंड 1 सो इट इज 1 0 देन ये 1 एंड 1 1 हो गया ये किसका आउटपुट बताया मैंने एंड का लेकिन एंड के ऊपर क्या है बार तो मुझे यहां पर 0 लेना पड़ेगा सो इट इज 0 देन इट इज 0 डॉट 0 और उसका बाद 1 तो यहां पर जाएगा ऐसे देन 0 डॉट 1 0 और उसका बाद देन यहां पर 1 डॉट 0 और उसका बाद 1 फिर से 1.1 0 1.1 1 और उसका बाद 0 तो यहां पर 0 हो जाए देन 0.0 0 और उसका बाद 1 तो यहां पर हो जाएगा ये 0.1 0 और उसका बाद 1 तो यहां पर ये आपको आंसर सॉरी यहां पर आंसर आपको ये मिलना चाहिए अभी ये आप टेक्स्ट बुक के साथ में चेक कर लो अगर ये सही है तो रेफरेंस बुक में आपको करेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना है राइट ओके ओके सो लेट मी स्टार्ट द एडिशनल एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 उसमें 14.8 तक कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट वन इज 14.9 कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको समझ में आना चाहिए इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप Eg दैट इज इक्वल टू 1.2 eV मतलब एनर्जी गैप दे दी है Eg दैट इज इक्वल टू 1.2 eV eV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके इट्स होल मोबिलिटी इज मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्लियर है ये कि हॉल कभी भी मूव नहीं करेंगे अपनी स्पेस से क्यों हॉल इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस जो कोई भी मूवमेंट होगी वो किसकी होगी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है ये अंडरलाइन कर दो और ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है सो देयर इज अ इलेक्ट्रॉन व्हिच पासेस द मोर मोबिलिटी
and independent of the temperature. What is the ratio between the conductivity at 600 Kelvin and that at 300 Kelvin? दो टेम्परेचर के ऊपर आपको किसका रेशियो पूछा गया है? कंडक्टिविटी का। समझ लो, किसका रेशियो पूछा गया है? कंडक्टिविटी का, राइट? ओके, assume that the temperature independence of intrinsic carrier concentration Ni मतलब intrinsic charge carrier का concentration Ni, that is equal to, ये फॉर्मूला आपको दे दी होगी एग्जाम में भी, because it is a part of a question. Ni is equal to n naught exp. exp मतलब exponential. exponential मतलब e to the power. Suppose मैं ऐसा लिख रहा हूं x raised to y, तो यहाँ पे exp का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एंड एक्सपोनेंशियल x लिखा है तो उसका मतलब होता है e to the power x, राइट? तो यहाँ पर वैसा ही है, n naught एक्सपोनेंशियल माइनस Eg अपॉन 2 kBT. Eg का मतलब तो समझ में आ गया है, एनर्जी क्या है? Kb का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट and T is the absolute temperature condition. It is the absolute temperature. कंफ्यूज करने के लिए आपको जो 600 and 300 केल्विन दिया है उसकी जगह पर टेम्परेचर सेल्सियस में भी दे सकते हैं। वैसे ये ओमिट है तो अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? सो आपको चाहिए कंडक्टिविटी, आपको चाहिए कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 3, कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू म्यू एन ई। ये है हमारा फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कौन से चैप्टर के हिसाब से? थर्ड चैप्टर के हिसाब से। व्हाट इज म्यू? म्यू इज द मोबिलिटी। What is mu? Mobility. What is n? Numbers of free charge carrier. What is n? Numbers of free charge carrier. What is E? Charge of the electron. Right? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है उतना ही चार्ज हॉल का है। क्यों? तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन बैठा था, अभी इलेक्ट्रॉन अपना खुद का चार्ज लेके बाहर निकल गया, तो ये न्यूट्रल स्पेस थी पहले, जीरो चार्ज वाली। अभी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन ने खुद का चार्ज ले लिया माइनस, तो ये स्पेस के पास कितना चार्ज बचेगा? उतना ही प्लस, तो दोनों का चार्ज सेम, राइट? मोबिलिटी म्यू, तो मोबिलिटी म्यू भी हम लोग ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है वो किसके साथ में है? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द, व्हाट इज द रेशियो between the conductivity at 600 Kelvin and 300 Kelvin? किसका रेशियो लेना है? ये वाला, राइट? सो यहां पर आपके पास ये क्या होगा? Ne होगा, यहां पर आपके पास क्या होगा? NH होगा। लेकिन कंडक्टर कैसा दिया है देखो, इंट्रिंसिक दिया है। इंट्रिंसिक मतलब प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जितने भी होल्स होते हैं उतने ही वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये सब मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि आपको दिमाग में आए कि फॉर्मूला में क्यों इसका रेशियो लिया गया, बाकी को क्यों निकाल दिया गया, राइट? एक्चुअली आई वांट द रेशियो ऑफ सिग्मा, एक्चुअली आई वांट द रेशियो ऑफ सिग्मा, लेकिन मुझे रेशियो किसका लेना पड़ेगा? क्योंकि म्यू एंड ई आर कांस्टेंट इन बोथ द केस, राइट? सो जस्ट आई से हियर म्यू एंड ई आर कांस्टेंट। तो अगर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एन, राइट? सो आई जस्ट राइट सिग्मा 1 पहले कंडीशन के लिए, सो प्रोपोर्शनल टू n1। वैसा ही दूसरी कंडीशन के लिए सिग्मा 2 इज प्रोपोर्शनल टू n2। सो आई टेक दिस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2, दैट इज इक्वल टू n1 बाय n2। लेकिन n1 है क्या? तो ये वाला। n2 है क्या? ये वाला। ये दोनों यहां पर 1 रख दो तो इसमें से क्या चेंज होगा? सिर्फ T। अभी N2 रख दो तो क्या चेंज होगा? सिर्फ T2। दैट्स इट। तो यहां पर अगर वैल्यू रखी जाए तो ध्यान से समझना है, दिस इज N0,
exp exponential, it is minus eg upon 2kBT 1 लिखा मैंने, right, because it is for temperature 1, dividing by same one n naught exp minus eg upon 2kBT, right. अभी आप यहां से n नॉट कैंसल कर सकते हो, करेक्ट। ये एक्सपोनेंशियल का मतलब मैंने आपको समझाया, इट इज द पावर ऑफ e। मतलब सपोज मेरे पास एक है e रेज टू x, दूसरा है यहां पर e रेज टू माइनस x2, राइट। अभी ये ऐसे ऊपर नीचे है, अभी मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो होगा क्या, तो ये हो जाएगा माइनस x1 और ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा x2 प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दोनों का बेस सेम, अगर बेस सेम होता है तो क्या होगा, सो यू कैन से e टू द पावर x2 माइनस x1। आई बात समझ में। दोनों के पास y होता है तो मैं क्या करता, y कॉमन ले सकते हैं, वही प्रोसेस यहां पर भी। आई बात समझ में। सो इट इज सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2, सो इट इज एक्सपोनेंशियल। ये तो वैसा ही रहेगा, माइनस eg अपॉन 2kBT, राइट, देन इनटू एक्सपोनेंशियल। यहां पर क्या होगा, सो ये पहले माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर होगा eg अपॉन 2kB। हियर अभी मैं एक्सपोनेंशियल के साथ में क्या ले सकता हूं, सो आई जस्ट टेक exp एक्सपोनेंशियल। देख लो, eg अपॉन 2kBT 1, eg अपॉन 2kBT कॉमन ले लो, सो यहां पर eg अपॉन 2kBT, मैंने प्लस ही लिया है कॉमन, मैंने प्लस को ही कॉमन लिया है, तो यहां पे बाकी क्या बचा, 1 अपॉन t2, यहां पे बाकी क्या बचा, माइनस 1 अपॉन t1, हाँ t नहीं आएगा, ओके। तो यहां पर क्या बचा, 1 अपॉन t2, यहां पे क्या बचा, माइनस 1 अपॉन t1। तो प्लस वाली टर्म मुझे पहले लिखनी है, माइनस वाली टर्म बाद में, दैट्स इट। यहां पर आपका फिजिक्स ओवर। अभी सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की बात होगी, राइट, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात होगी। नाउ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, exp। eg की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.2 यारे बच्चों, ये है kb। kb का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नॉर्मली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास जूल के यूनिट में है, नॉर्मली इट इज इन द यूनिट ऑफ जूल। तो क्या होगा, सो kb इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल मोल केल्विन, राइट, ये है हमारे पास, ओके। अभी मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन भी आपको याद है कि 1 eV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल। अभी उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये कौन से यूनिट में है, जूल में। तो इतना जूल तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना जूल तो कितना, राइट। मतलब kb के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सो यू हैव टू से दैट kb इज इक्वल टू 1.38 10 टू द पावर माइनस 23, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये जो मिलेगा वो जूल की जगह पर ev मोल माइनस 1 केल्विन माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा kb का वैल्यू कौन से यूनिट के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी माइनस 19 ऊपर जाएगा, प्लस 19 के साथ में ये, तो 10 टू द पावर माइनस 4, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है,
तो डिवीजन करोगे तो पॉइंट में आएगा ही वैल्यू। तो आपको जो आपकी रेफरेंस बुक में वैल्यू ऑलरेडी डायरेक्टली ली है वो वैल्यू कितनी है? 8.62 बराबर इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 5 नॉट माइनस 5। अभी बताया बच्चों कि प्लस 5 होगा ना, समझो, सॉरी माइनस 5 माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19, अभी -3 इसका और ये इसका, तो -4 बचेगा। सो यू हैव टू टेक इट्स -1, हाँ, नॉट +1। तो ये हो गया। अभी ये वैल्यू आप किसी की जगह पर रख सकते हो 8.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अभी करना क्या है 1/t2 बच्चों। 1/t2 का मतलब होता है 600, 1/t1 का मतलब होता है 300, राइट? ये हो गया। अभी एक्सपोनेंशियल, ये 1.2, ये डिवीजन 10 टू द पावर ऊपर जाएगा, सो 1.2 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.62, राइट? और यहां पर यू कैन टेक 600 एज द एलसीएम। अब एलसीएम ले सकते हो तो 300 यहां पर आएगा, 600 यहां पर जाएगा, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन मिल सकता है आपको। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन मिलेगा तो आपके पास, इफ यू टेक दिस वन 600, तो ये यहां पर 1 -2 -1, ओके। देन आफ्टर अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, अभी आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के बाद में ये एक्सपोनेंशियल कोई एक वैल्यू मिलेगी आपको, और जो वैल्यू मिलती है उसको आपको समझना पड़ेगा e टू द पावर, मैंने x ले लिया, e टू द पावर यहां पर जो x मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। अभी आपको मालूम है e इज व्हाट, तो आपको मालूम है e इज 2.718, राइट? अभी ये x मिलेगा उसका पावर, जो कुछ भी होगा प्लस माइनस, राइट? अभी ये सपोज ये x का वैल्यू आपको +11 +12 जो कुछ भी मिल रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, जो कुछ भी मिल रहा है वो यहां से ले लो, वॉट एवर इट में भी, मैंने बोल दिया वॉट एवर इट में भी। तो यहां पर आपको करना क्या है अभी? तो आपको करना यह है कि आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ये x आगे आएगा σ1/σ2, राइट? तो आपको σ1/σ2 किया, इसीलिए मेरे पास यहां पर एक प्लस एक माइनस है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इफ आई टुक इट एज σ2/σ1, तो क्या हो सकता था? प्लस भी हो सकता था उसका आंसर, डिपेंडिंग। सो यहां पर आपको जो आंसर मिलेगा ये, तो उसका लॉग देख लो, यहां पर इसका लॉग चेक कर लो और उसका आंसर आपको मिल सकता है। सो बाय दिस वे यू हैव टू डू इट, मतलब यहां पर लॉग देखना पड़ेगा, लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा, लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा, और इसमें आप आंसर ला सकते हो। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो आपकी टेक्स्ट बुक में पहला टेम्परेचर आपको जो दिया है T1 that is equal to 600 Kelvin and T2 is equal to 300 Kelvin. So we have to correct this two. So यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा 300, यहाँ पर लेना पड़ेगा 600. If I take it by this way, then here it is 2 - 1. तो आपका माइनस का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, बाकी के जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो तो सेम का सेम रहेगा। फिर से एक बार, e to the power ऐसे लिखा because the value of e is constant. Now log लेना है, log में आपको मालूम है कि log of x raised to n, तो इसका फॉर्मूला है n log x, बस ये आगे आ जाए, राइट? वैसा हमने किया है और कुछ नहीं किया, करेक्ट?